Hello everyone, welcome in this online platform. Dear, today I am going to discuss. आज आप लोग को फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने के लिए आया हूँ, जिसमें लेक्चर नंबर 1 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ्लूइड का डेफिनेशन कि फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, फ्लूइड का प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे इस लेक्चर में जो हम लोग हैं वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आज हम डिस्कस करेंगे ये फ्लूइड मैकेनिक्स का है। फिर इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग फ्लूइड मशीनरी पे आएंगे, ठीक है ना। तो विस्कोसिटी क्या होता है? तो विस्कोसिटी जो है एक फ्लूइड का प्रॉपर्टी है। इट इज नथिंग बट इट इज द प्रॉपर्टी जो कि इनबिल्ट होता है किसी भी फ्लूइड में। कोई भी फ्लूइड होगा जैसे वाटर, तो वाटर भी विस्कस होता है, यानी कि वाटर में इटसेल्फ विस्कोसिटी का बिहेवियर उसके अंदर में होता है, ठीक है ना। उसमें इनबिल्ट होता है वाटर में विस्कोसिटी का प्रॉपर्टी। तो करता क्या है यदि उसमें विस्कोसिटी है तो आखिरकार क्या करता है? ऐसा कैसे पता चलता है विस्कोसिटी कम है, विस्कोसिटी ज़्यादा है? जैसे रेजिस्टेंस टू फ्लो, जब आप जिसमें ज़्यादा विस्कोसिटी होगा उसको यदि आप फ्लो कराना चाहेंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करेगा। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करेगा तो बिल्कुल भी वन लेयर से दूसरा लेयर जो फ्लूइड का होगा वो ईजिली फ्लो नहीं कर पाएगा। फ्लूइड का वन लेयर दूसरे लेयर के जो ऊपर होगा वो ईजिली फ्लो नहीं कर पाएगा। जब इजली फ्लो नहीं कर पाएगा तो हम बिल्कुल भी यहाँ पे कह सकते हैं इसका मतलब जो है वो इस फ्लूइड में विस्कोसिटी का वैल्यू क्या है? ज़्यादा एज कम्पेयर टू दी अनदर फ्लूइड जो कि इजली फ्लो कर जा रहा है, ठीक है। तो विस्कोसिटी को सिंपली बोल सकते हैं रेजिस्टेंस टू फ्लो। यदि हम बात करें जैसे गैसोलीन हो गया, वाटर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, तो ये जो लिखा हुआ है ना ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी है। ये लिक्विड है, चारों लिक्विड है, तो लिक्विड में हम लोग क्या देखे हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये लिखा हुआ है, ठीक है। विस्कोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड it is defined as a property of the fluid which offers resistance to movement। क्या ऑफर करता है? which offers resistance to movement। ये ध्यान यहीं पे देना है, अंडरलाइन जो किए हैं, which offers resistance to movement। किसके ऊपर? वन लेयर से एडजेसेंट लेयर के बीच में जब फ्लो करेगा तो जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है मूवमेंट के टाइम में तो उसी को हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी उस फ्लूइड का। थोड़ा आगे और भी समझते हैं, इसको तरीके समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं कि क्या होता है। विस्कोसिटी जो होता है वो दो टाइप का होता है। आगे फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी का दो टाइप कौन कौन सा है। जैसे देखिए, सपोज कीजिए ये आपका जो हो गया एक सॉलिड लेयर है। ये जो है ये सॉलिड सरफेस है। कैसा सरफेस है? तो एक सॉलिड सरफेस है। अब सॉलिड जो सरफेस है आपका, इस सॉलिड सरफेस में अब चीज़ें इसमें हम फ्लो करवा दिए हैं। किसको फ्लो करवाए हैं? कोई भी फ्लूइड है ना, कोई भी फ्लूइड है। देखिए एक फ्लूइड है आपका, देखिए फ्लूइड को हम इस तरीके से दिखाए हैं, ये फ्लूइड है। इसके ऊपर जो होगा इसी फ्लूइड का दूसरा लेयर होगा, इसके ऊपर और भी लेयर होगा, ठीक है नहीं? ऐसे ही बिल्कुल भी लेयर है, एक के ऊपर दूसरा लेयर, एक के ऊपर दूसरा लेयर। इसको हम थोड़ा और भी बिल्कुल भी रियल तरीके से आखिर कैसे क्या हो रहा है ऐसे समझते हैं। तो जैसे देखिए जो भी सॉलिड सरफेस है तो सॉलिड सरफेस क्या होगा? तो आप बोलिएगा सर सॉलिड सरफेस जो होगा और सॉलिड सरफेस ऑब्वियस है कि सॉलिड सरफेस जो होगा वो रेस्ट में होगा। जब सॉलिड सरफेस आपका रेस्ट में होगा तो जो सॉलिड सरफेस के टच में जो भी होगा फ्लूइड, इस फ्लूइड का यदि हम वेलोसिटी का बात करेंगे तो वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा। इसके ऊपर का लेयर का बात करेंगे तो क्या होगा? वेलोसिटी का वैल्यू 0 नहीं होगा। मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड है, ये 0 मीटर पर सेकेंड हुआ। इसके ऊपर वाला क्या है? वेलोसिटी का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड। तो मानना नहीं है बिल्कुल भी, आप ऐसे फील कर सकते हैं जब भी ऐसे फ्लो कराएंगे तो जो बिल्कुल भी लेयर, जो फर्स्ट लेयर होगा जो सॉलिड सरफेस जो कि स्टैटिक है उसके टच में जो होगा वो स्टैटिक होगा। यानी कि ये जो लेयर होगा फ्लूइड का ये कैसा होगा? तो ये स्टैटिक होगा। लेकिन उसके ऊपर वाला जो लेयर होगा वो स्टैटिक नहीं होगा, कुछ वेलोसिटी से होगा। उसके और ऊपर वाला जो लेयर होगा वो और भी उससे ज़्यादा वेलोसिटी से होगा। इस टाइप से देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी का वैल्यू जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे यदि हम प्रोफाइल ड्रॉ करना चाहें, एक प्रोफाइल ड्रॉ करें तो प्रोफाइल कैसे ड्रॉ होगा? किसके बीच का प्रोफाइल? देखिए इस एक्सिस में, ये एक एक्सिस हो गया। प्रोफाइल जब ड्रॉ करें, ये जो प्रोफाइल नजर आ रहा है डियर, इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी प्रोफाइल। इसको क्या बोलेंगे?
वेलोसिटी प्रोफाइल बोलेंगे। ये वेलोसिटी का वैल्यू देखिए सबसे पहले 0 है, थोड़ा और बढ़ा इस टाइप से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ गया, ठीक है ना। ये डायरेक्टली नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल भी ये कर्व को फॉलो कर रहा है, इसीलिए हम इस टाइप से बनाएंगे। अब क्या होगा कि इस एक्सिस, ये एक्सिस कौन सा है, तो ये एक्सिस जो है आपका, ये एक्सिस एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस में जो हम लोग दिखाए हैं, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी को लिए है, एक्स एक्सिस में किसको लिए, वेलोसिटी, जिसको हम यू लेटर से सपोज डिनोट कर रहे हैं, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। और वाई एक्सिस जो कि डिस्टेंस ही है, एक लेयर दूसरे लेयर, इस टाइप से वन लेयर जो भी आपका लेयर है फ्लूइड का, उसका एक डिस्टेंस है, कि ये क्या है आपका वाई है, ये आपका वाई है। तो यहाँ पे देखिए, ऐसा यदि हम यहाँ पे एनालाइज करना चाहें बिल्कुल भी, तो एनालिसिस में हमको पता चलेगा, यहाँ पे यदि वेलोसिटी मान ले कि u है, तो ये यहाँ पे कितना होगा, तो आप कह सकते हैं u प्लस डेल u होगा, मतलब वेलोसिटी का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इस लेयर पे यदि u होगा फ्लूइड का, तो दूसरा लेयर पे थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा, u प्लस डेल u होगा। जब ये दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे, आखिरकार यहाँ से कितना डिफरेंस हुआ, तो ये जो डिफरेंस है वो कितने बराबर है, डेल यू के बराबर है, डेल यू डिफरेंस यानी यू डेल यू हुआ। ये यू जो है वेलोसिटी, यहाँ पे मान लिए हैं कि वाई डिस्टेंस पर है, वाई डिस्टेंस पर यू है, तो इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, डेल वाई होगा। यानी डेल वाई, जब चेंज इन डिस्टेंस डेल वाई हुआ, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, डेल यू हुआ। जब चेंज इन वेलोसिटी डेल यू हुआ, तो चेंज इन डिस्टेंस या फिर चेंज इन डिस्टेंस डेल वाई हुआ, तो चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू कितना हुआ, डेल यू हो गया। एक लेयर से दूसरे लेयर में हम ऐसा देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब एक लेयर से दूसरे लेयर में फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है, तो एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में क्या जनरेट होता है, शियर स्ट्रेन जनरेट होता है, सॉरी शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, शियर स्ट्रेस। वन लेयर से एडजेसेंट लेयर के बीच में क्या होता है, शियर स्ट्रेस। तो यहाँ भी वन लेयर से दूसरे लेयर के बीच में शियर स्ट्रेस होगा, इस टाइप से वन लेयर के बीच में दूसरे लेयर क्या होगा, शियर स्ट्रेस होगा। तो यहीं से जो है एक फॉर्मूला निकाल के करके आता है, जी न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए सिर्फ वैलिड है, वैलिड फॉर ओनली किसके लिए, न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए क्या वैलिड है, तो इसी को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट विस्कोसिटी का है, इसी विस्कोसिटी में जो एक कॉन्सेप्ट आता है वो आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। कौन दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एक लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इसी कॉन्सेप्ट पे न्यूटन ने एक विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जिसको बोला गया, क्या बोले थे न्यूटन, तो न्यूटन का कहना था कि जो वन लेयर से दूसरे लेयर के बीच में जो शियर स्ट्रेस हो रहा है, वो शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। शियर स्ट्रेस वन लेयर से जो एडजेसेंट लेयर के बीच में जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट का। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि टॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका du बाय dy, और du बाय dy को ही बिल्कुल भी बोला गया है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है ना। अब ये यानी कि यहाँ से हम टॉ इज इक्वल टू यदि लिखना चाहें कि टॉ इज इक्वल टू यानी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना चाहें, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको हम म्यू लेटर से डिनोट किए। देखिए इसको पढ़ा जाता है म्यू, ठीक है ना, म्यू du बाय dy। अब म्यू जो है वो म्यू क्या है यहाँ पे, तो म्यू जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये म्यू जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये म्यू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसी को बोला गया है डायनेमिक विस्कोसिटी। चलिए बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट निकल करके आया। यानी म्यू को ही अभी तक जो चूंकि विस्कोसिटी एक डायनेमिक होता है और एक काइनेमेटिक होता है, दो टाइप का होता है। तो म्यू जो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यानी कि म्यू, इसी को बोला गया है डायनेमिक विस्कोसिटी। इसी को बोला जाता है डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। अब आगे फर्दर डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में देखेंगे, समझेंगे। और du अपॉन dy को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो टॉ आपका शियर स्ट्रेस है, जो कि कहाँ पे है, शियर स्ट्रेस इन बिटवीन टू लेयर्स। किसका लेयर्स,
इन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड के दो लेयर के बीच में। यदि इसका यूनिट का बात किया जाएगा स्टूडेंट, तो इसका जो यूनिट होगा वो यूनिट क्या होता है, शियर स्ट्रेस का यूनिट आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कहाँ से, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि शियर स्ट्रेस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं पास्कल, है ना, पास्कल भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट क्या होगा, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड और इसका क्या होगा, वाई का मीटर, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स किसका यूनिट होगा, यदि वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट का बात किया जाएगा कि यूनिट क्या होगा इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट का, तो इसका यूनिट होगा, देखिए यूनिट में हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड और इनटू मीटर, तो ये कटेगा, यानी कि टाइम इनवर्स यानी कि सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स ऐसा यूनिट होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट का। वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो होगा क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। चलिए इसके बाद आगे हम लोग फर्दर अब पढ़ते हैं और आगे आते हैं, और उसके बाद आप आगे में पढ़ेंगे कि इसी में एक डायनेमिक विस्कोसिटी होता है और एक क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है। चलिए अब आपका जो है वो डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगा, सबसे पहले हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी को ही आगे बढ़ाते हैं। पहला जो है आपका डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी। तो डायनेमिक विस्कोसिटी को एक और नाम से जानते हैं, इस नाम को भी आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। कभी आपसे बोला जाए कि व्हाट इज एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, तो डायनेमिक विस्कोसिटी को ही क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोलते हैं। तो डायनेमिक विस्कोसिटी को कैसे, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, म्यू से। अब यदि हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को देखें तो क्या था, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आपका था टॉ इज इक्वल टू म्यू du बाय dy, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये बातें था। अब यहाँ से आप म्यू का वैल्यू यदि अलग करें तो म्यू का जो वैल्यू आएगा, म्यू इज इक्वल टू कितना होगा, तो म्यू इज इक्वल टू होगा टॉ dy बाय du, टॉ dy बाय du। और भी इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं, टॉ डिवाइडेड बाय du बाय dy, du बाई डी वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम म्यू को अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, द शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, द शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, द शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट का यदि बात करें तो यूनिट क्या होगा, यूनिट एसआई यूनिट का बातें करते हैं, एसआई यूनिट का। तो देखिए एसआई यूनिट इसका कैसे होगा, एक तो इजीली आप निकाल सकते हैं। देखिए टॉ का यूनिट कितना होगा, तो टॉ का जो यूनिट होगा अभी आप देखे थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है टॉ का यूनिट, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर, और नीचे में क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो ये कटेगा, यानी कि कितना आएगा, न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर जो होता है यूनिट होता है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी का या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी का। इसको कुछ अलग तरीके से भी बोला जाता है, यानी कि पास्कल सेकेंड, क्योंकि ये जो बन जाता है कितना हो जाता है, पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं पास्कल, 1 पास्कल। तो यानी पास्कल सेकेंड भी जो यूनिट होगा वो डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट होगा, ऐसा यूनिट होगा। यदि सीजीएस यूनिट का बात करेंगे कि इसका सीजीएस यूनिट कितना होगा, देखिए किसका, सीजीएस यूनिट किसका, सीजीएस यूनिट डायनेमिक विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट। तो डायनेमिक विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट एसआई यूनिट कितना होता है, एसआई यूनिट न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। देखिए एसआई यूनिट आपका होता है न्यूटन, तो न्यूटन की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, डाइन लिखेंगे, डाइन होगा, सेकेंड होगा, और फिर क्या होगा, सीजीएस यूनिट है, मीटर स्क्वायर की जगह पे कितना लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ये होगा सीजीएस यूनिट में होगा। तो सीजीएस यूनिट में तो ऐसे हम लोग लिखेंगे, यानी कि यदि हम बात करें इसको
चेंज करके कि आखिर 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल टू कितना 9 सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर, इस टाइप से बातें करें तो हम अब इसी को जो है ये जो नज़र आ रहा है आपको सीजीएस में, इसी को बोला जाता है पॉइज। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को पॉइज बोला गया है फर्दर, यानी कि 9 सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या बोला गया है? पॉइज बोला गया, यानी कि 1 पॉइज बोला गया है। तो यदि पास्कल सेकेंड को पॉइज में कन्वर्ट करें या न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इसको, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो जरा देखिए। यहाँ पे ये देखिए न्यूटन है, यहाँ पे डाइन लिखा हुआ है, तो डाइन को यदि आप करेंगे, अब जानते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू जो होता है वो कितना होता है? 10 टू द पावर 5 डाइन। और डाइन जो होता है वो सीजीएस यूनिट है। सीजीएस यूनिट ऑफ किसका? तो फोर्स का। फोर्स का सीजीएस यूनिट को पूछे तो कितना होता है? डाइन होता है। तो इसका मतलब 1 डाइन इज इक्वल टू कितना होगा? तो 1 डाइन इज इक्वल टू जो होगा वो 10 टू द पावर -5 होगा आपका न्यूटन, इतना होगा। और सेकेंड का सेकेंड ही रहा, डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 सेंटीमीटर 1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100 क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। यहाँ से इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय या इंटू कितना होगा? 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 होगा न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये जो निकल करके आएगा वो कितना होगा? सॉरी 10 टू द पावर 4, तो कितना होगा? 10 टू द पावर -1 होगा। 10 टू द पावर -1 न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 0.01, सॉरी 0.1, 0 कितना? क्योंकि 10 टू द पावर -1 है, क्योंकि बेस सेम है, पावर जुटेगा यानी -1 होगा, यानी 1/10 यानी कि कितना आएगा? 0.1 आएगा। तो 0.1 कितना होगा? 0.1 न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। यानी यहाँ से आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल भी यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 1 डाइन यानी जिसको क्या बोलते हैं? पॉइज। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी लिख सकते हैं क्लियरली कि 1 पॉइज का जो वैल्यू होता है, ठीक है ना, 1 पॉइज का जो वैल्यू होगा वो 1 पॉइज इज इक्वल टू जो होगा 1 पॉइज इज इक्वल टू जो होगा वो कितना होगा? 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं 0.1 पास्कल सेकेंड, ठीक है। 1 पॉइज का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 0.1 पास्कल सेकेंड होता है, 0.1 पास्कल सेकेंड। चलिए नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं इसको, यानी कि 1 पॉइज इज इक्वल टू, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि 1 पॉइज का जो वैल्यू होता है 0.1 पास्कल सेकेंड होता है। अब देखिए ये तो 1 पॉइज का वैल्यू हो गया, यहाँ से इसको अच्छे से याद रखना है। 1 पॉइज का वैल्यू इतना। 1 सेंटी पॉइज का यदि बात करें कभी, 1 सेंटी पॉइज, 1 सेंटी पॉइज जिसको दिखा जाता है 1 सीपी, तो 1 सीपी का वैल्यू जो होगा, यानी कि 1 सेंटी पॉइज का जो वैल्यू होगा, 1 सेंटी पॉइज मतलब क्या होगा? सेंटी है, सेंटीमीटर है, यानी कितना होगा? तो 10 टू द पावर -3। तो 1 सेंटी पॉइज का जो वैल्यू होगा वो 10 टू द पावर -3 पास्कल सेकेंड होगा। यानी 1 सेंटी पॉइज का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 10 टू द पावर -3 पास्कल सेकेंड। 1 सेंटी पॉइज इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 पास्कल सेकेंड। ठीक है, आगे जब यहाँ पढ़ने के बाद हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे और वो कौन सा होगा? काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगा। डायनेमिक विस्कोसिटी है ना, फिर डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट आप याद रखिएगा बहुत अच्छे से। डाइन सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर को ही 1 पॉइज बोलते हैं, जो कि आपका सीजीएस यूनिट हो गया। ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है? पास्कल सेकेंड होता है। अगला जो आपका आएगा वो अगला है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अगला है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। नेक्स्ट जो है आपका वो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को डिनोट किया जाता है न्यू से। इसको पढ़ेंगे न्यू, जैसे म्यू होता था इसको हम लोग न्यू बोलते हैं।
तो न्यू से भी जैसा लिखा होता है, न्यू से डिनोट करते हैं। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है ये आपका होता है, इसको डिफाइन किया गया है, यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ म्यू यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, यानी कि ये क्या हो गया आपका डायनेमिक विस्कोसिटी हो गया, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय डेंसिटी। जब डेंसिटी से डायनेमिक विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिफाइन किया गया जाता है तो क्या निकल कर के आता है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो इससे आपको यहाँ से ये समझ में आ रहा है यदि इसका हम एसआई यूनिट का बात करें तो कितना होगा, तो एसआई यूनिट क्या होगा, डायनेमिक विस्कोसिटी का आप देख चुके हैं डियर कि न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है, और आप ये भी जानते हैं कि डिवाइडेड बाय यानी इसका कितना होगा, इसका जो होगा आपका कितना होगा, किलोग्राम मीटर क्यूब होगा। इसको और भी फर्दर हम बिल्कुल भी सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को किलोग्राम लिख सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं, है ना, मीटर लिख सकते हैं, सेकेंड का स्क्वायर, ये मीटर का स्क्वायर तो था ही, ठीक है। ये जो लिखे हैं ये वैल्यू किलोग्राम मीटर, यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये जो वैल्यू लिखे हैं ये किसके प्लेस पे लिखे हैं, न्यूटन की जगह पे लिखे हैं। मीटर स्क्वायर एज इट इज, एक और सेकेंड एज इट इज, और यहाँ से आप देखिए तो मीटर क्यूब है, और नीचे में क्या होगा, नीचे में आपका है किलोग्राम, और फिर 10 किलोग्राम। तो यहाँ से देखिए मीटर स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा आपका, ये किलोग्राम से किलोग्राम भी कट जाएगा, ये हो गया, सेकेंड से एक सेकेंड भी कट जाएगा, तो बच क्या जा रहा है यहाँ से मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, देखिए मीटर और एक और मीटर स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करके देखिएगा मीटर इंटू मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय सेकेंड, यानी मीटर स्क्वायर सेकेंड जो होगा, याद रखिएगा इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि मीटर स्क्वायर सेकेंड जो होता है वो एसआई यूनिट किसका होता है, मीटर स्क्वायर सेकेंड जो होता है वो एसआई यूनिट होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। इसका सीजीएस यूनिट का बात करेंगे तो क्या होगा, सीजीएस यूनिट किसका, सीजीएस यूनिट तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। तो सीजीएस यूनिट कितना होगा, सीजीएस यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड होगा सीजीएस यूनिट, और 1 सेंटीमीटर इसी को बोलते हैं 1 स्टॉक भी बोला गया है, इसी को 1 स्टॉक बोला जाता है, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड को 1 स्टॉक बोला जाता है। तो कन्वर्जन थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिरकार कैसे इसको कन्वर्ट किया जाएगा। तो कन्वर्जन यदि आप देखेंगे तो यहाँ से आप कन्वर्जन में क्या होगा, ये देखिए 1 लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये क्या होता है आपका 1 स्टॉक होता है, 1 स्टॉक होता है। तो इसलिए 1 स्टॉक का वैल्यू यदि हम देखें कि 1 स्टॉक बराबर क्या होगा, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके, तो 1 स्टॉक यानी कि 1 स्टॉक का मतलब क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड होगा, इज इक्वल टू जो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर होगा, और डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कि 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जा रहा है, ये हो रहा है, ठीक है ना, और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो रहा है। इसको आप सॉल्व करेंगे 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर सेकेंड आएगा। तो इस रिजल्ट को भी आप अच्छे से याद रखिएगा कि 1 स्टॉक का जो वैल्यू होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि 1 स्टॉक का जो वैल्यू होता है वो 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। 1 स्टॉक का वैल्यू कितना होता है, 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसी टाइप से यदि आपसे कोई पूछ देगा, एक ही बार ऐसा लिख रहे हैं 1 पॉइज का वैल्यू कितना होगा, पॉइज जो कि डायनेमिक विस्कोसिटी के लिए, स्टॉक आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए, ध्यान रखना है। तो 1 पॉइज का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये दोनों रिजल्ट को आप अच्छे से, बिल्कुल भी अच्छे से सीख करके अच्छे से इसको याद रखना है। अब इसके बाद जो है ये नेक्स्ट चीज़ें कुछ नोट में हम लोग कुछ पॉइंट देखेंगे, जैसे कि विस्कोसिटी अभी देखें तो विस्कोसिटी क्या हो सकता है, फ्लूइड का होता है, यानी कि रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो रेजिस्टेंस टू फ्लो किसका, फ्लूइड का, 1 लेयर टू एडजेसेंट लेयर। तो फ्लूइड में तो हमारा डियर होता है आपका लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है। तो आखिरकार टेम्परेचर का वैल्यू को यदि हम बढ़ा दें और प्रेशर का वैल्यू को बढ़ा दें तो क्या होगा। सबसे पहले नोट में आप कुछ पॉइंट समझिएगा। तो नोट का जो पहला पॉइंट होगा, नोट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब, जो फर्स्ट पॉइंट होगा तो विस्कोसिटी का वैल्यू इंडिपेंडेंट होता है, यानी विस्कोसिटी इज इंडिपेंडेंट
विस्कोसिटी जो होता है वो क्या होता है, विस्कोसिटी इज इंडिपेंडेंट अपॉन प्रेशर। प्रेशर पे क्या होता है, विस्कोसिटी का वैल्यू जनरली इंडिपेंडेंट होता है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, तो विस्कोसिटी का वैल्यू को याद रखिएगा बहुत अच्छे से कि विस्कोसिटी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, लिक्विड के केस में क्या होता है, विस्कोसिटी का वैल्यू इंक्रीज करता है। यदि हम बातें करें लिक्विड का बात करें डियर स्टूडेंट, तो लिक्विड के केस में जो होगा वो म्यू का भी वैल्यू बढ़ेगा और न्यू का भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। ये कब इस टाइप से बढ़ेगा, या फिर इसको ऐसे समझें, ये डिक्रीज करेगा, यानी कि विस्कोसिटी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा लिक्विड के केस में। यदि हम बातें करें इफ टेम्परेचर इंक्रीज, लिक्विड का ऐसे समझे इसको, इफ टेम्परेचर वैल्यू को यदि हम इंक्रीज कर दें, तो टेम्परेचर वैल्यू को यदि आप इंक्रीज करेंगे तो म्यू का भी वैल्यू आपका डिक्रीज करेगा और साथ ही साथ म्यू का भी वैल्यू डिक्रीज करेगा और साथ ही साथ न्यू का भी वैल्यू डिक्रीज करेगा। बहुत अच्छे से इस बात को समझिएगा कि कोई भी लिक्विड के केस में क्या होगा, यदि आप टेम्परेचर उस लिक्विड का बढ़ा देंगे तो जो रेजिस्टेंस टू फ्लो है वो रेजिस्टेंस टू फ्लो यानी कि विस्कोसिटी जिसको हम टर्म करते हैं उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। वाइल देखिए क्या होगा, वाइल यदि आप गैसेस का बात करेंगे, कोई भी गैस का बात करेंगे, तो गैस में क्या होगा, इफ टेम्परेचर को यदि आप बढ़ाएंगे तो म्यू भी आपका बढ़ेगा और साथ ही साथ म्यू भी बढ़ेगा। दोनों बातें को समझिएगा। टेम्परेचर के बढ़ाने से विस्कोसिटी का वैल्यू जो होता है गैस के कंडीशन में बढ़ता है, लेकिन लिक्विड के कंडीशन में जो होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे कि आप कभी चाशनी वगैरह देखे होंगे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं उसको स्टर करते हैं, उसका विस्कस जो होता है उसका वैल्यू वो कम हो जाता है। जैसे जैसे गर्म होने लगता है ना, उसका विस्कोसिटी कम, और वही ठंडा होने लगेगा तो उसका विस्कोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आपको स्टर करने में चलिए, तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि जो विस्कोसिटी का वैल्यू है वो विस्कोसिटी का वैल्यू लिक्विड के लिए टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज कराएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज कराने के साथ साथ क्या होता है, विस्कोसिटी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। कैसा विस्कोसिटी, डायनेमिक भी डिक्रीज करता है और साथ ही साथ काइनेमेटिक विस्कोसिटी दोनों डिक्रीज करता है। वैसे ही यदि गैसेस का बात करेंगे तो गैसेस में उसका रिवर्स होता है। गैसेस में क्या होता है कि टेम्परेचर को आप यदि बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी का भी वैल्यू बढ़ जाता है और साथ ही साथ काइनेमेटिक विस्कोसिटी का भी वैल्यू बढ़ जाता है, यानी दोनों विस्कोसिटी का वैल्यू बढ़ जाता है। तो यदि रीजन का बात करें, आखिर रीजन क्या होता होगा, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि विस्कोसिटी डिपेंड्स किस पे करता है। तो विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन कोहेसिव फोर्स एंड मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। ये दो बात याद रखिएगा कि विस्कोसिटी हमेशा जो है वो कोहेसिव फोर्स और मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर ये दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो विस्कोसिटी जब ये दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है तो जिसका प्रीडोमिनेटिंग नेचर ज़्यादा होगा और टेम्परेचर के साथ वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, उसी से हमको समझ में आएगा। जैसे कि समझते हैं यहाँ पे रीजन क्या है, लिक्विड का यदि हम बात करेंगे तो लिक्विड में कोहेसिव फोर्स जो होता है वो प्रीडोमिनेट करता है द मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर को, एमएमटी को, यानी कि कोहेसिव फोर्स प्रीडोमिनेट्स द मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। और क्या होता है कि लिक्विड जो होता है वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, क्लोजली मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एटम मॉलिक्यूल्स क्या होता है, क्लोज होते हैं एज कम्पेयर टू गैस का। ये बात आप बहुत बचपन से ही जान रहे हैं। तो लिक्विड के केस में क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर जैसे बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि कोहेसिव फोर्स का जो वैल्यू है वो कोहेसिव फोर्स का वैल्यू क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो जब कोहेसिव फोर्स प्रीडोमिनेटिंग था और कोहेसिव फोर्स का टेम्परेचर बढ़ाने से वैल्यू डिक्रीज कर गया तो उस कंडीशन में ये दोनों वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। लेकिन यदि हम फॉर गैसेस का बात करेंगे तो क्या होता है, फॉर गैसेस के केस में क्या होता है, इसका रिवर्स होता है। मतलब कि मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर जो होता है प्रीडोमिनेट करता है, प्रीडोमिनेट्स मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर प्रीडोमिनेट्स द कोहेसिव वैल्यू, ठीक है, या कोहेसिव फोर्स वैल्यू, ये प्रीडोमिनेट से करता है गैसेस के केस में। तो
तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम जो ट्रांसफर है, क्योंकि गैसेस में एटम मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस में होते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस में होते हैं, मतलब कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता है जैसे कि लिक्विड का होता है, उस तरह क्लोजली पैक्ड जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। उसके वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर जो है वो वैल्यू बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू द कोहेसिव फोर्स से नहीं बढ़ता है। तो वहाँ पे क्या होता है, इसीलिए जो आपका नेचर है, कहने का मतलब विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये बढ़ता है, उसका रीजन है कि मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन यदि लिक्विड का बात करेंगे तो कोहेसिव फोर्स प्रीडोमिनेट होता है और टेम्परेचर बढ़ाने से कोहेसिव फोर्स लिक्विड का क्या होता है, घट जाता है। जब कोहेसिव फोर्स मतलब जो स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट था थोड़ा लूज होने लगता है, तो उस कंडीशन में जब कोहेसिव फोर्स प्रीडोमिनेट कर रहा है और कोहेसिव फोर्स का वैल्यू घट गया तो क्या हो जाएगा आपका कि म्यू का वैल्यू और न्यू का वैल्यू दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये बात यहाँ से आप बिल्कुल भी अच्छे से याद रखिएगा। और भी चीज़ें होता है, एक पॉइंट और भी याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट का यदि बात करें तो इसमें क्या होगा कि नोट में यहाँ पे कर सकते हैं कि एटलीस्ट 20 डिग्री सेल्सियस जो होता है, ये सब पॉइंट को थोड़ा याद रखिएगा। ये कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और थोड़ा सेमेस्टर से के लिए भी थोड़ा अच्छे से नॉलेज, थोड़ा अच्छा नॉलेज रहेगा तो अच्छी बात है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो 20 डिग्री सेल्सियस का यदि बात करेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर का जो होता है, वाटर हैज 1 सेंटीवाइज, वाटर हैज 1 सेंटीवाइज डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी 20 डिग्री सेल्सियस में वाटर का कितना होता है, 1 सेंटीवाइज होता है, जो कि 1 सेंटीवाइज इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3, आपको बतला चुके हैं 10 टू द पावर -3 पास्कल सेकेंड, जो कि पास्कल सेकेंड जो होता है वो डायनेमिक विस्कोसिटी का ऐसा ही यूनिट होता है, और कॉइल जो होता है वो आपका सीजीएस यूनिट होता है। इस तरह से जो हुआ वो आपका ये पार्ट जो है विस्कोसिटी का जो पार्ट है वो विस्कोसिटी का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी थोड़ा सा आगे मूव करते हैं इस लेक्चर में। इसी लेक्चर में अगला एक प्रॉपर्टी और भी पढ़ लेते हैं जो कि होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है आपका, एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से थोड़ा देखते हैं। जैसे कि आपका क्या होगा टॉपिक, कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए कॉम्प्रेसिबिलिटी को बीटा से डिनोट किया जाता है और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग के से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, थोड़ा इसको समझते हैं। अब एक बात और भी याद रखिएगा कि ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, रिवर्स होता है। यानी कॉम्प्रेसिबिलिटी रिवर्स होता है बल्क मॉडुलस का, बल्क मॉडुलस भी रिवर्स होता है किसका, कॉम्प्रेसिबिलिटी का। यानी आप कह सकते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी पहले भी बताया आपको, कॉम्प्रेसिबिलिटी इज रिवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको कैसे डिनोट करते हैं। एंड वाइस वर्सा का मतलब उल्टा भी ट्रू होगा आपका, ठीक है, वाइस वर्सा आल्सो ट्रू, ये भी कर सकते हैं। यानी कॉम्प्रेसिबिलिटी रिवर्स होता है, तो साथ ही साथ यानी यहाँ पे स्टेटमेंट का बात करें तो स्टेटमेंट होगा कॉम्प्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1/k, या फिर आप यदि बात करें k इज इक्वल टू तो 1/ क्या होगा, कॉम्प्रेसिबिलिटी होगा। यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ें को पढ़ेंगे, जैसे कि सपोज कीजिए कि एक आपका क्या है, एक ये मान लीजिए एक ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर में क्या लगा हुआ है, एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, एक पिस्टन लगा हुआ है जो कि पिस्टन इधर कनेक्टिंग रॉड से आपका कनेक्टेड है। ये आपका जो है, ये जो आपको दिख रहा है डियर, ये आपका क्या है, सिलेंडर है, ये आपका एक सिलेंडर है। पिस्टन सिलेंडर का एक अरेंजमेंट ले लिए यहाँ पे, और ये आपका क्या है, तो ये आपका बिल्कुल भी यहाँ पे दिख रहा है पिस्टन है। यदि हम इसको क्या करेंगे, एक प्रेशर की वजह से इसको प्रेशर से इस पर फोर्स अप्लाई करें या प्रेशर अप्लाई करें तो ये जो होगा वो क्या होगा, आगे की तरफ मूव करेगा।
तो आगे की तरफ मूव करेगा, मतलब कुछ इस टाइप से हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम में क्या हुआ, वॉल्यूम में चेंज हुआ। जब वॉल्यूम में चेंज हुआ और साथ ही साथ जैसे देखिए इसमें बात करें तो वॉल्यूम जो इसका है वो क्या किया है, डिक्रीज किया है, लेकिन प्रेशर का बात करें तो प्रेशर क्या हुआ है, बढ़ गया है यहाँ पे। अब इस टाइप से एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, प्रेशर का वैल्यू बढ़ जाएगा, या इस पोर्शन में प्रेशर का वैल्यू बढ़ जाएगा एज वॉल्यूम डिक्रीजेज। जब वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, प्रेशर का। तो वॉल्यूम का वैल्यू जब आप इसको पिस्टन को मूव करवा रहे हैं तो वॉल्यूम का वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, लेकिन प्रेशर का वैल्यू क्या हो गया, सिलेंडर के अंदर में इंक्रीज कर गया। यदि कोई पूछे कि ये बताइए कि इंक्रीज इन प्रेशर कितना हुआ, इंक्रीज इन प्रेशर कितना हुआ, डिक्रीज इन वॉल्यूम कितना हुआ, ठीक है ना, या फिर इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज इन। यदि ओरिजिनल वॉल्यूम का बात करें तो ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, ओरिजिनल वॉल्यूम इसका भी था, ठीक है ना, और डिक्रीज इन वॉल्यूम को क्या मान लें, डेल वी मान लें। तो डिक्रीज इन वॉल्यूम कितना हुआ है, डेल वी हुआ है, और इंक्रीज इन प्रेशर कितना हुआ है, डेल पी हुआ है। तो यहाँ पे बात करें इंक्रीज इन, डिक्रीज सबसे पहले डिक्रीज, सो डिक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन वॉल्यूम बराबर कितना, तो डिक्रीज इन वॉल्यूम बराबर जो होगा वो कितना होगा, डेल वी होगा। डिक्रीज इन वॉल्यूम बराबर कितना होगा, डेल वी होगा। और इंक्रीज इन प्रेशर बराबर कितना होगा, इंक्रीज इन प्रेशर बराबर मान लिए इसको डेल, ठीक है ना, इंक्रीज इन प्रेशर बराबर कितना मान लिए, डेल पी मान लिए। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इंक्रीज इन वॉल्यूम जो है वो डेल पी है, सॉरी डिक्रीज इन वॉल्यूम जो है वो डेल पी है, इंक्रीज इन जो प्रेशर है वो कितना है, डेल पी है। अब जो है सोम के अंदर में आप एक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के जो लेटर है, की लेटर से आप इंट्रोड्यूस बिल्कुल भी होंगे, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस होंगे, जो कि कहाँ पे आप पढ़े होंगे, सोम में इसके बारे में पढ़े होंगे। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के को जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया है, इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इट इज रेशियो ऑफ इट इज रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इस टाइप से इसको क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है, डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को क्या डिफाइन किया गया है, आपका के को डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का बात करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का यदि हम बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर कितना होगा, जिसको हम इसे नोट करते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेन, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका कितना, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन कितना, ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, भी है आपका, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। इसके बाहर में क्या लगाएंगे, एक माइनस साइन। माइनस साइन सिर्फ ये बतलाएगा कि वॉल्यूम जो है आपका वो वॉल्यूम क्या किया है, डिक्रीज किया है। नेगेटिव साइन implies that वॉल्यूम डिक्रीजेज, वॉल्यूम क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। नेगेटिव साइन जो है ये सिर्फ बतला रहा है आपको कि वॉल्यूम क्या हुआ है, आपका डिक्रीज किया है। तो इस तरह से अब यदि हम देखें सो के का जो वैल्यू होगा वो ऊपर में क्या होगा, के का वैल्यू में जो ऊपर में होगा वो स्ट्रेस का वैल्यू होगा, तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और यहाँ पे स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा वो स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा, तो स्ट्रेस और प्रेशर जो है दोनों का यूनिट सेम होता है, यहाँ पे स्ट्रेस नहीं होगा बल्कि क्या लेंगे, प्रेशर। तो यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहाँ पे एक तरीके से होगा। तो इंक्रीज इन प्रेशर कितना है, इंक्रीज इन प्रेशर आपका डेल पी है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना है, तो माइनस डेल भी अपॉन क्या है, भी है। इसको यदि और अच्छे से लिखेंगे तो कैसे होगा, माइनस साइन आएगा और भी डी पी बाय कितना होगा, डी पी ऊपर चला जाएगा। ये हो गया आपका क्या, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यदि हम इसको और भी लिख सकते हैं, यदि कोई पूछे कॉम्प्रेसिबिलिटी का वैल्यू, आल्सो कॉम्प्रेसिबिलिटी का वैल्यू, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है 1/k का। तो 1/k का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए कितना हो जाएगा, माइनस
1 अपॉन के, ये डिवाइड में आएगा यानी कि माइनस तो होगा ही, 1 डिवाइडेड बाय कितना होगा, तो 1 डिवाइडेड बाय होगा वी डी पी डिवाइडेड बाय कितना, डी वी होगा। ठीक है, तो इसको और अच्छे से लिखेंगे, तो इसलिए बीटा बराबर जो होगा ये माइनस साइन तो रहेगा, डी वी कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी डी वी डिवाइडेड बाय वी इंटू डी पी। ये जो होगा ये होगा वैल्यू कॉम्प्रेसिबिलिटी का, और ये जो वैल्यू होगा ये किसका होगा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम इस लेक्चर में जो डिस्कस किए, पूरा कंप्लीट लेक्चर में जो डिस्कस किए हैं वो विस्कोसिटी, एक प्रॉपर्टी होता है विस्कोसिटी के बारे में, कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस, ये दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस किए हैं। ठीक है, आगे फर्दर जो लेक्चर नंबर 3 में रहेगा उसमें आपको हम सरफेस टेंशन बताएंगे, वेपर प्रेशर क्या होता है, और भी आपका कैपिलरी एक्शन, ये सब के बारे में हम बिल्कुल भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक के लिए थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।